हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज हमारी चल रही थी फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस सीरीज में ये जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो हमारी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और टेम्परेचर के रिगार्डिंग है। हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर क्या है, बिकॉज टेम्परेचर इज द मोस्ट एलिमेंटल पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे बेसिक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, और थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या एप्लीकेशन है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफाइन करते हैं जिसे हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, और एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल जिसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल, टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट गिव्स राइज टू द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ती है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बढ़ती है, इसलिए हम टेम्परेचर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स की होती है वो बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। मोस्टली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी हीट फ्लोज। हीट कैसे फ्लो होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, बिकॉज टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द रीजन फॉर हीट फ्लो। कोई भी चीज फ्लो होगी, जैसे अगर मान लीजिए आपको फ्लूइड फ्लो करना है तो प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का होना जरूरी है, वोल्टेज डिफरेंस का होना जरूरी है। सिमिलरली इन केस ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, बेसिकली टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर जिसे हम मेजर कर सकते हैं और सेंस भी कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट टू फ्लो। जो हीट फ्लो होती है उसके लिए सफिशिएंट और इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो क्या होती है? वो टेम्परेचर डिफरेंस का होना जरूरी है। और जो हीट फ्लो होती है वो कहां से कहां होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो मेन टॉपिक है आज के वीडियो का, वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कब आया था? देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवियस लॉज के बारे में दे दूं। जो हमारे इस लॉ से पहले जो हमारे दो लॉज आए थे, हमारे फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो आए थे हमारे 1850s में। ये लॉ दोनों जब आ गया, फर्स्ट और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ जिसमें हम एनर्जी की बात करते हैं, सेकंड लॉ जिसमें हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासिस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारा हीट इंजन डिफाइंड होता है, दूसरे स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारा हीट पंप या रेफ्रिजरेटर डिफाइंड होता है। इसके बाद जो हमारा लॉ आया था 1906 में, 1906 में, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी और एब्सोल्यूट केल्विन, जीरो केल्विन की बात करता है। लेकिन इसके बाद 1931 में R.H. फॉलर ने ये लॉ फॉर्मुलेट किया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉर्मुलेट किया था। ये लॉ कहता क्या है? बेसिकली इट कैन बी, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए। व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड बॉडी, देन दीज टू बॉडी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब बॉडी, तीन बॉडी आपके पास है, फर्स्ट और सेकंड बॉडी जो है थर्ड बॉडी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर में है इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। या फिर इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ हैव द सेम टेम्परेचर रीडिंग इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अगर कोई दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा, जरूरी नहीं है कि बॉडी कॉन्टैक्ट में हो। चलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा एनिमेशन और फिगर की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखिए, हमारे पास तीन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। बॉडी ए एंड बी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड बॉडी, दैट इज बॉडी सी। बॉडी ए एंड बॉडी सी, ये जो बॉडी है ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बॉडी बी एंड बॉडी सी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे आपने देखा कि बॉडी ए और सी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में अगर हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी बी और सी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, देन द फर्स्ट और सेकंड बॉडी ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थर्मामीटर्स। थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मामीटर इज द इंस्ट्रूमेंट
विच इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन पार्ट है। इसमें देखिए आपको डिफरेंट थर्मामीटर नजर आ रहे हैं, जैसे ये थर्मामीटर है और ये दोनों थर्मामीटर जो हमारे कन्वेंशनल थर्मामीटर है, मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर जिसे हम बोलते हैं। लेकिन इन दोनों थर्मामीटर को जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये दोनों IR सेंसर बेस्ड थर्मामीटर है, मतलब इंफ्रारेड बेस्ड थर्मामीटर है। इन दोनों थर्मामीटर्स को जो अभी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ये थर्मामीटर और ये जो थर्मामीटर्स हैं, ये IR बेस्ड थर्मामीटर जिसे हम कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर भी कहते हैं। आज के टाइम में इस कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि कहीं पे भी हम नहीं चाहते हैं कि जो थर्मामीटर है वो किसी के बॉडी को टच करे, किसी की बॉडी से कॉन्टेक्ट हो, इसलिए इस थर्मामीटर का बहुत एप्लीकेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंस इसको दी जा रही है आज के टाइम में, और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो थर्मामीटर्स के प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इन सारे थर्मामीटर की वर्किंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं। थर्मामीटर्स है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विद एटलीस्ट वन मेजरेबल प्रॉपर्टी दैट चेंजेस when its temperature changes is considered as a thermometer। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करे तो उस बॉडी के अंदर कोई एक मेजरेबल प्रॉपर्टी ऐसी हो जो चेंज हो टेम्परेचर के साथ, मतलब टेम्परेचर को सेंस करे, तो उसको हम थर्मोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। थर्मोमीटर किस पे वर्क करता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, कॉमनली यूज मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो दो हमारे मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर, जिसमें एक ग्लास वाला थर्मोमीटर होता है और एक डिजिटल जो उसके बाद आया था, इन दोनों थर्मोमीटर्स में मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो मर्करी एक्सपेंशन के साथ साथ टेम्परेचर बताता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्करी एक्सपेंड होती है। ये जो बल्ब है जिसमें मरकरी है, जब इसको हम कांटेक्ट में रखते हैं, हाई टेम्परेचर बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, तो ये मरकरी एक्सपेंड होती है और ये राइज करती है ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रीडिंग्स बनी हुई है, आपको दिख रही है ये रीडिंग्स, इसके बीच में जो रीडिंग्स है, इस रीडिंग से हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि थर्मोकपल्स आर मोर एक्यूरेट सेंसर व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। जैसे मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर है, वो सेंसिटिविटी इसकी कम होती है, टाइम लगता है, एक तो कांटेक्ट में रखना पड़ता है, दूसरा जो ड्रॉबैक है कि इसमें इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, और तीसरा जो ड्रॉबैक है कि इसमें एरर ज्यादा होती है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है वो हमारा थर्मोकपल्स है, जो बहुत ज्यादा ही इसका एप्लीकेशन है रिसर्च में या फिर जो एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस के लिए जो यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस या टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस, वो हमारा थर्मोकपल ही होता है। और ये थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट पे वर्क करता है, मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर से ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है। और ये अब सीबेक इफेक्ट है क्या? चलिए सीबेक इफेक्ट के बारे में देखते हैं। व्हेन जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल, कोई भी दो डिसिमिलर कंडक्टर्स को, दो डिफरेंट कंडक्टर्स के जंक्शन को अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पे रखें तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए हमारे पास वोल्टेज ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट का होना जरूरी है। तो जब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ हम रखते हैं दो डिफरेंट कंडक्टर्स के जंक्शन को, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और इस ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सर्किट में। ये जो हमारा प्रिंसिपल है सीबेक इफेक्ट, इसमें यूज होता है थर्मोकपल में। थर्मोकपल्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि थर्मोकपल की फंक्शन क्या है, थर्मोकपल कैसे वर्क करता है और उसका प्रिंसिपल जो है, जो आपने अभी देखा, इसको कैसे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कोई भी थर्मोमीटर होगा वो किसी टेम्परेचर स्केल पे काम करेगा। जैसे आपको पता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर स्केल जो यूज होता है सेल्सियस और फारेनहाइट यूज होता है। जब हम अपना फीवर चेक करते हैं तो हम कहते हैं 98 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम फारेनहाइट स्केल की बात करते हैं, 98, 99 या फिर 100 फारेनहाइट हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। जब हम उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना आ जाता है? रफली अबाउट 36-37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा दो स्केल है वो रैंकाइन और केल्विन स्केल है। देखिए रैंकाइन और केल्विन स्केल सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सेल्सियस और फारेनहाइट जो स्केल है इसमें नेगेटिव रीडिंग आपको मिल जाएगी, 0 से कम भी आपको टेम्परेचर मिलेगा, 0 से कम माइनस में वैल्यू मिलेगी। लेकिन रैंकाइन और केल्विन स्केल जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, एब्सोल्यूट 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसमें नेगेटिव टेम्परेचर रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट। जैसे कोई भी टेम्परेचर स्केल होगी तो टेम्परेचर स्केल के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट
या रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट जो हैं वो पहले रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट की तरफ यूज हो रहे थे हमारे थर्मामीटर में। बाद में 1954 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि ये जो दोनों पॉइंट हैं इसको हटा के हम ट्रिपल पॉइंट को यूज करेंगे एज ए रेफरेंस पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं। ऑल टेम्परेचर स्केल, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी टेम्परेचर स्केल होगी उसके लिए रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट डिफाइन करना होगा। तो जो अभी हमारे थर्मामीटर्स के लिए जो रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट्स जो डिफाइन किए गए थे वो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिया गया था। और फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो कॉल्ड आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम आइस पॉइंट कहते हैं और स्टीम पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट को हम स्टीम पॉइंट कहते हैं। अब ये देखिए आइस पॉइंट है क्या, ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेड टू बी एट द आइस पॉइंट। कोई भी वाटर और आइस का मिक्सचर होगा जो इक्विलिब्रियम में होगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो उसे हम आइस पॉइंट कहेंगे। इसी तरह से स्टीम पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर अगर इक्विलिब्रियम में है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में तो जिस टेम्परेचर पे होंगे उस टेम्परेचर को हम स्टीम पॉइंट कहेंगे। और वाटर का जैसा आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल आर बेस्ड ऑन दिस 2 पॉइंट्स एंड आर रिफर्ड एज 2 पॉइंट स्केल। देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो 2 पॉइंट स्केल इसलिए कही जाती है कि इन स्केल्स में दोनों की जरूरत पड़ती है। 0 और 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ी। 0 मीन्स आइस पॉइंट और 100 मीन्स स्टीम पॉइंट। इन दोनों की हेल्प से हमने थर्मामीटर तैयार किया था। और देखिए 1954 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर्स पे, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो 2 रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट लिए जा रहे थे आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, इसको हटा के एक सिंगल फिक्स पॉइंट दिया जाए। और वो सिंगल फिक्स पॉइंट लिया गया जिसे हम बाद में ट्रिपल पॉइंट का नाम दिए और यही ट्रिपल पॉइंट हमें डिस्कस करना है। तो जो सेल्सियस स्केल डिफाइन की गई बाद में, उसमें 2 पॉइंट जो हुए वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और एक ट्रिपल पॉइंट लिया गया। अब देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन होता है और 0 केल्विन को हमने सेल्सियस स्केल पे -273.15 डिग्री सेल्सियस था। और इसके बारे में और डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अब ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, देखिए ट्रिपल पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेस ऑफ ए गिवन सब्सटेंस आर ऑल एट इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। जैसे वाटर है, वाटर 3 स्टेट में होता है। वेपर स्टेट में जिसे हम स्टीम कहते हैं, वो वेपर स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में या फिर आइस जब बनता है तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। जिस कंडीशन पे या जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे वाटर इन तीनों फेजेस को एक साथ इक्विलिब्रियम में रखता है और तीनों फेजेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, वो स्टेट कहलाती है ट्रिपल पॉइंट। उस कंडीशन में जो भी वाटर का टेम्परेचर होगा वो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कहलाएगा। वाटर का जैसे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए इसके बारे में हम और डिटेल में बताते हैं। इस टेम्परेचर स्केल को हमने यूज किया यहाँ पे। अब जैसे इस थर्मामीटर की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा केल्विन स्केल है, केल्विन के है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको बता दूं कि केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता, केल्विन सिर्फ केल्विन यूज होता है। बाकी जो 3 हमारी टेम्परेचर स्केल है, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस बोला जाता है इसे, और रैंकाइन जो स्केल है, जो से 3rd और 4th हमारी जो स्केल है रैंकाइन, डिग्री रैंकाइन और केल्विन, जिसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 रखा गया है। लेकिन बाकी जो 2 टेम्परेचर स्केल्स हैं जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 नहीं है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन और 0 रैंकाइन के इक्विवेलेंट उस टेम्परेचर को मार्क किया गया है। और यहाँ डिग्री सेल्सियस में आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट 0 केल्विन को -273.15 रखा गया है और फ़ारेनहाइट स्केल में जो एब्सोल्यूट 0 केल्विन रखा गया है वो -459.67। ये हमारी एब्सोल्यूट 0 केल्विन की फ़ारेनहाइट स्केल पे वैल्यू है। इसी तरह से जब आप आइस पॉइंट देखेंगे, देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है, देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है नीचे वाली, बिल्कुल ये वाली लाइन, ये लाइन हमारी 0 डिग्री सेल्सियस की है और ये स्टीम पॉइंट है। तो ये लाइन जो आपकी है 100 डिग्री सेल्सियस की है। जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
और इसी तरह से अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में सिंपल क्या करना है, सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दीजिए तो वो केल्विन आ जाएगा। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, हमने 273.15 ऐड किया, 373.15 केल्विन आपको 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिलेगी। रैंकाइन को कैसे हम केल्विन से कन्वर्ट करते हैं, तो केल्विन को अगर हम अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको बता दूं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब एक चीज याद रखिए, ये लाइन जो नीचे वाली है वो हमारी आइस पॉइंट की लाइन है, जो इससे जस्ट ऊपर एक लाइन और मिल रही है आपको, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है जिसकी वैल्यू 0.01 डिग्री सेल्सियस होती है। इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू है। और ये ऊपर वाली वो जो लाइन दिख रही है आपको, इस यहाँ पे जो दो लाइन है उसमें नीचे वाली लाइन आइस पॉइंट की है, ऊपर वाली लाइन हमारे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की है। इसकी वैल्यू 0.01 डिग्री सेल्सियस, जैसे यहाँ डिग्री सेल्सियस स्केल में देखिए 0.01 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा केल्विन में तो 273.15 ऐड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 273.16। इसका आप कन्वर्जन करेंगे तो रैंकाइन में भी आ जाएगी वैल्यू और फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमारे चारों टेम्परेचर स्केल्स आपको एक दूसरे में डिफरेंस फिगर से मैंने आपको बताने की कोशिश की। और एक पॉइंट मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं यहाँ पे कि डिग्री वर्ड सिर्फ हमारे इन तीनों टेम्परेचर स्केल्स के लगता है, केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगाते। देखिए अब इसमें देखिए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स एंड देयर कन्वर्जन। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आपको 273.15 ऐड करना होगा। डिग्री रैंकाइन से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल 1.8 से आप केल्विन की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिग्री रैंकाइन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उससे आप 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 32 में ऐड कीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। So from these three formula we can convert from one temperature scale to another temperature scale। किसी को भी एक दूसरे से हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने टेम्परेचर्स के बारे में देखा कि टेम्परेचर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मैंने आपको ये बताया कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो हमारा लॉ है वो है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको 0 वर्ड क्यों दिया गया। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस में उसका एप्लीकेशन है, थर्मोमीटर है, थर्मोकपल्स है। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।